इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के भाग 8 के बारे में, जो बात करता है आपका निर्देश, पुनर्विलोकन और निरीक्षण। ठीक है, ये 3 सेक्शन यहाँ पे बताए गए हैं 113 से लेकर 115 तक में, जिसको आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ ऑर्डर 46 भी हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें धारा 113, जो उच्च न्यायालय को निर्देश के बारे में बात करती है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट। तो यहाँ पे कोई भी न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सके जो वह ठीक समझे। अर्थात यदि उच्च न्यायालय से नीचे अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं, यदि वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, मामले का कथन करके अर्थात रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है, और हाई कोर्ट की राय जानने के लिए उस बारे में, उस मामले में क्या कर सकते हैं, वहाँ पर निर्देशित कर सकते हैं हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट उस पर ऐसा आदेश कर सकता है जैसा उसे उचित लगे। ठीक है, परंतु जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाता है, ठीक है ना, ये किसके बारे में बात कर रहा है, जो उच्च न्यायालय से नीचे वाले न्यायालय हैं, ठीक है, तो उसके अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं, तो वहाँ पर यदि उनका समाधान हो जाता है कि उनके समक्ष कोई मामला पेंडिंग में है, ठीक है, और उसमें कोई ऐसा प्रश्न है जो किसी अध्यादेश, विनिमय, अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंध की विधि मान्यता के बारे में और उच्चतम न्यायालय ने भी इसके प्रवर्तन के लिए स्पष्ट नहीं किया है, तब मामले का कथन करते हुए उच्च न्यायालय के राय के लिए निर्देशित करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर किसी भी न्यायालय के समक्ष, ठीक है ना, कौन से न्यायालय, जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनमें कोई मामला पेंडिंग पड़ा है, ठीक है ना, कोई लंबित मामला है और उसमें कोई ऐसा प्रश्न एराइज हुआ है, ठीक है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन एराइज हुआ है जो किसी अध्यादेश, विनिमय या अधिनियम में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनकी विधि मान्यता के बारे में, अर्थात वो वैलिड है या नहीं, उसके बारे में वहाँ पर क्वेश्चन एराइज हुआ है। ऐसा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसको स्पष्ट नहीं किया गया है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो न्यायालय है वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और हाई कोर्ट की ओपिनियन जानने के लिए, हाई कोर्ट की राय जानने के लिए उसको निर्देशित करेगा। तो ये कहलाता है वो आपका रेफरेंस टू हाई कोर्ट, अर्थात उच्च न्यायालय को निर्देश। ठीक है, तो इसके साथ आपको पढ़ना है ऑर्डर 46। ऑर्डर 46 निर्देश के बारे में बात करता है, ठीक है, निर्देश के बारे में, जो जिसका नियम फर्स्ट क्या कहता है, उच्च न्यायालय को प्रश्न का निर्देश। अब यहाँ पे पहले मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। तो जहाँ ऐसे वाद या अपील में जिसमें डिक्री की अपील नहीं होती है, सुनवाई के पूर्व, सुनवाई में, अथवा जहाँ ऐसी डिक्री के निष्पादन में किसी विधि का या विधि का बल रखने वाली प्रथा का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके बारे में वह न्यायालय वाद या अपील का विचारण कर रहा है या डिक्री का निष्पादन कर रहा है, युक्ति शंका रखता है, तो वहाँ पर न्यायालय स्वप्रेरणा से या पक्षकारों के आवेदन पर। अब यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि जहाँ ऐसे वाद या अपील में, ठीक है ना, किसी भी वाद या अपील में जिसमें डिक्री की भी शामिल नहीं की गई है, यहाँ पे ये डिक्री की अपील है तो वहाँ पर इसको शामिल नहीं किया जाएगा। तब यहाँ पे क्या है कि सुनवाई के पूर्व कभी भी, या फिर सुनवाई के समय जब सुनवाई चल रही है, ठीक है, तब, या फिर जब ऐसे डिक्री का निष्पादन किया जा रहा है, जब उसका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, उस टाइम पे यदि कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है जो विधि से संबंधित है, ठीक है, या फिर किसी प्रथा से संबंधित है जो विधि का बल रखती है, ठीक है ना, विधि के बराबर ही वह प्रथा मानी जाती है, यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तब वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, वाद या अपील का विचारण कर रहा है यदि, या फिर डिक्री का निष्पादन कर रहा है, तो वहाँ पर यदि न्यायालय को थोड़ी सी भी शंका रहती है, यदि युक्तियुक्त शंका वहाँ पर रहती है, तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, या तो स्वप्रेरणा से, स्वयं की प्रेरणा से कर सकता है, या फिर जब पक्षकार आवेदन करते हैं तब मामले को तथ्यों का और उस विषय बिंदु का जिसके बारे में शंका है कथन तैयार कर सकेगा, ठीक है ना, अर्थात जिस चीज़ के बारे में, जिस विषय वस्तु के बारे में उसको डाउट है, जिस प्रश्न के बारे में डाउट है, उसको रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसे कथन को उस विषय वस्तु के बारे में अपनी राय के सहित उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। अर्थात हाई कोर्ट क्या इस पर ओपिनियन है, ठीक है ना, क्या राय है उसकी, ये जानने के लिए उसको क्या करेगा, निर्दिष्ट कर सकता है। तो ये कहलाता है आपका हाई कोर्ट को निर्देश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है सेक्शन 114। ये क्या बात करता है, पुनर्विलोकन से संबंधित। अब वहाँ पर 113 में जो पढ़ा था हमने, ठीक है ना, रेफरेंस, वो कौन करता है,
हाई कोर्ट करता है, वहाँ पे अपनी राय देता है। लेकिन जो पुनर्विलोकन है वो कौन करता है? पुनर्विलोकन वही न्यायालय करता है जिसके द्वारा कोई डिक्री या आदेश पारित किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, ठीक है, यदि कोई ऐसी डिक्री पारित की गई है, आदेश पारित किया गया है जिसकी अपील यहाँ पर अनुज्ञात है, अर्थात उसकी अपील की जा सकती है, किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, ठीक है, जिसकी अपील तो की जा सकती है लेकिन वहाँ पर अपील नहीं की गई है किसी डिक्री या आदेश की, या फिर किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, अर्थात कोई ऐसी डिक्री या आदेश पारित की गई है जिसकी अपील नहीं की जा सकती है, अथवा ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है, या फिर यदि कोई लघुवाद न्यायालय है उसके निर्देश पर कोई ऐसा आदेश या डिक्री पारित किया गया है, तब क्या किया जाएगा कि अपने को व्यथित मानता है जो व्यक्ति, तो जो व्यक्ति पीड़ित है वो क्या कर सकता है? डिक्री पारित करने वाले या आदेश पारित करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन की, ठीक है, जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है, आदेश पारित किया है, उसी न्यायालय में आवेदन करेगा कौन? जो पीड़ित व्यक्ति होगा, जो अपने को व्यथित मानता है। और आवेदन किसके लिए करेगा? कि जो निर्णय दिया गया है उसका पुनर्विलोकन किया जाए, पुनः उस पर विचार किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे, ठीक है। तो वहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है? उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं तो वहाँ पर पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर निर्देश है, पुनरीक्षण दिया गया है, लेकिन सीआरपीसी में आपको पुनर्विलोकन कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो निर्देश है वो कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 395 में। उसके बाद पुनरीक्षण कहाँ है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें पुनरीक्षण की धारा 115। यहाँ पर जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है? उच्च न्यायालय, यहाँ पर हाई कोर्ट को पावर है, ठीक है, तो किसी भी मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा, अर्थात हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं वहाँ पर क्या कर सकता है? उनसे मामले को मंगा सकता है। और कैसे मामले पुनरीक्षण के लिए मंगाएगा? जिनकी अपील नहीं होती है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय ने यदि कोई विनिश्चय किया है किसी भी मामले का और उसकी अपील नहीं होती है और उच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, तो क्या कर सकता है? मामले के अभिलेख को मंगा सकता है। ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसे विधि द्वारा निहित नहीं है, अर्थात जो अधीनस्थ न्यायालय है वो ऐसी पावर का यूज करता है जो उसे विधि द्वारा दी ही नहीं गई है। तब क्या कर सकता है? हाई कोर्ट उससे मामले का अभिलेख मंगा सकता है और खुद ही उसका विनिश्चय कर सकता है। अथवा दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ हैं उन्होंने क्या किया है कि अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, अर्थात जितनी पावर दी गई थी कोर्ट के द्वारा उसमें अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है, वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाया ठीक प्रकार से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर सकता है? उसकी वजह से यदि पावर यूज नहीं किया, अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया सही प्रकार से, तो हो सकता है वहाँ पर मामला का विनिश्चय किया गया है उसके द्वारा उसमें कुछ गड़बड़ हो, तो वहाँ पर क्या कर सकता है? हाई कोर्ट मामले का अभिलेख मंगा सकता है। उसके बाद तीसरा आता है आपका, जो तीसरी कंडीशन क्या है कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक रूप से कार्य किया है, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय जितने भी हैं, ठीक है, यदि उनमें क्या किया गया है? जितनी पावर दी गई है उसका अवैध रूप से उपयोग किया है और उसमें क्या कर दिया? निर्णय दे दिया, तब यहाँ पर हाई कोर्ट उस मामले में ऐसा आदेश कर सकता है जैसा वह ठीक समझे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बताई गई है। कौन कौन सी? पहली कि यदि अधिकारिता का प्रयोग ऐसी किया है जो उसे विधि द्वारा दी ही नहीं गई थी, अर्थात दूसरा क्या है कि जो विधि द्वारा तो उसे पावर दी गई थी, अधिकारिता का प्रयोग करने के बारे में बताया गया था, लेकिन उसने ऐसी पावर का यूज किया ही नहीं। और तीसरा कंडीशन है कि अवैध रूप से अर्थात गलत रूप से अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया है, अपने पावर का यूज किया है, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ऐसे मामले को अपने पास मंगा सकता है और ऐसा आदेश कर सकता है जिससे वह ठीक समझे। परंतु यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है कि जब अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तभी उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकेगा, अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए जो अधीनस्थ न्यायालय है उन्होंने क्या किया है? उस मामले में निर्णय दे दिया है तभी उसका पुनरीक्षण किया जा सकता है, अदरवाइज उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। यदि मान लीजिए मामला बीच में ही चल रहा है तब वहाँ पर पुनरीक्षण के लिए हाई कोर्ट जो है अपने पास उस मामले का अभिलेख नहीं मंगा सकता। जब तक उसका निर्णय नहीं दिया जाता है तब तक उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। ये है आपका पुनरीक्षण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
अब यहाँ पे दूसरा चीज़ बताया गया है, यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में कोई अपील की गई तब उसका पुनरीक्षण नहीं करेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए उस मामले का कोई अपील किया गया है, उच्च न्यायालय में किया गया है या फिर उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील किया है, जो उसका अपीलेट कोर्ट होगा, उसमें यदि अपील किया गया है तो वहाँ पर उसका पुनरीक्षण हाई कोर्ट नहीं करेगा। ये बताया गया आपका सब क्लॉज 2 में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।